दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे घनत्व क्या होता है और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं घनत्व क्या होता है और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं घनत्व होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है और जो उसका आयतन होता है उसका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग घनत्व बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह और उसका जो आयतन का अनुपात होता है, मतलब किसी पदार्थ के द्रव्यमान में उसके आयतन से भागा दे दीजिए, जो राशि आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। घनत्व का जो एसआई इकाई होता है वह क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब, मतलब द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो घनत्व का एसआई इकाई होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। और इसका जो सीजीएस इकाई होता है वो क्या होता है, ग्राम पर एमएल, या इसी को आप लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक एमएल को ही हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है। अगला है आपेक्षिक घनत्व किसको बोलते हैं। तो किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वह और जल का जो घनत्व होता है वह उसके अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। तो किसी भी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व है उसको निकालना है, तो जो पदार्थ है उसका घनत्व लिख दीजिए और पानी का जो घनत्व है उसको उससे भागा दे दीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व जो निकालेंगे उसमें पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री पर लेंगे। ठीक है। और ध्यान रखेंगे पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर सबसे अधिकतम होता है। तो क्लियर हो गया। आपेक्षिक घनत्व किसी भी पदार्थ का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पदार्थ का घनत्व में पानी के घनत्व से भागा दे देना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक घनत्व। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, एक अनुपात होता है। ठीक है। इसमें कोई मात्रा नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। और आपेक्षिक घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपेक्षिक घनत्व केवल एक मात्रकहीन संख्या है, क्योंकि यह एक अनुपात होता है जो बतलाती है कि किसी वस्तु जल की तुलना में कितना गुना घना है। तो आपेक्षिक घनत्व बताता है जो कोई पदार्थ जो है जल की तुलना में कितना घना है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपेक्षिक घनत्व बोलेंगे। अगला है पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर सबसे अधिकतम होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। उसके बाद जब ताप बढ़ाएंगे 4 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा तो पानी का घनत्व जो है घटने लगेगा। अगला है आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर वह यंत्र होता है जिससे हम किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। अगला है दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर एमएल। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर एमएल होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान रखेंगे। अब कुछ बिंदु को ध्यान रखेंगे। यदि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से कम है, अगर किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से कम है, मतलब पानी से कम है, तो वो पदार्थ क्या होगा, कम संघनन होगा और वो पानी पर क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है, ठीक है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है, तो इससे क्या होगा, वह पदार्थ जो है अधिक संघनन होगा जल की तुलना में और वो पदार्थ जो होगा पानी में डूब जाएगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है यदि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 है, ठीक है, 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है वो पदार्थ जल जितना संघन है, जल जितना संघन है उतना ही संघन वो पदार्थ भी है और वो पदार्थ जो है आंशिक रूप से पानी में क्या होगा, तैरेगा। दोस्तों आपेक्षिक घनत्व के बारे में हम लोग जान गए। अब उस पर आधारित कुछ उदाहरण और नियम को आपको ध्यान रखना है। और जितना भी बिंदु लिखें सभी बिंदुओं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए एक एक बिंदु को आप ध्यान से समझेंगे। तो पहला बिंदु है, जब बर्फ का टुकड़ा समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। तो कोई भी टुकड़ा जो है बर्फ का अगर समुद्र में उसको डाल देते हैं तो उसका 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। ठीक है। मतलब 9/10 जो होता है भाग उसका पानी में रहेगा और 1/10 भाग पानी के ऊपर रहेगा। अगला बिंदु है, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। मिट्टी का जो तेल होता है उसका घनत्व जो होता है पानी से कम होता है और इसीलिए आप देखे होंगे तेल जो होता है पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। ठीक है। क्योंकि मिट्टी का जो तेल होता है उसका घनत्व कम होता है, इसीलिए वो क्या होगा, जल के ऊपर तैरेगा। अगला बिंदु है, यदि किसी पानी से भरे बर्तन में
बर्फ़ तैर रही है तो बर्फ़ के पूरी तरह पिघल जाने के बाद भी पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वो जैसे ही पिघलेगा तो उतना ही जगह वो घेरा है जितना उसका क्या है, द्रव्यमान है। अगला बिंदु है नदी की जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। तो दोस्तों समुद्र के जल में आप जानते ही हैं नमक अधिक होता है, इसीलिए उसका घनत्व अधिक होता है, ठीक है, किसके तुलना में, नदी के जल की तुलना में, जिसके कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान हो जाएगा क्योंकि उसका घनत्व अधिक है नमक के अधिक होने से। अगला है नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी मतलब नमक वाला पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। तो मान लीजिए एक जहाज जो है नदी से जब समुद्र में जाएगा तो थोड़ा उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि नदी का जो जल है उसका घनत्व कम था तो थोड़ा सा नाव दबा रहेगा, लेकिन जैसे ही समुद्र में जाएगा तो समुद्र में क्या है, नमक घुला हुआ है, उसका घनत्व अधिक है, तो ये थोड़ा सा नाव को क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। अगला बिंदु है लोहे का गोला का घनत्व जो होता है वह पारद की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों जो मरकरी होता है, जो पारद होता है, उसका घनत्व जो होता है लोहे से अधिक होता है, इसीलिए लोहे को जब पारद में रखेंगे तो लोहा क्या होगा, तैरेगा। लेकिन लोहा का गोला जो होता है, ठीक है, लोहा का जो गोला होता है उसका तुलना अगर कीजिएगा पानी से, तो पानी के मुकाबले लोहे का जो गोला होता है उसका घनत्व अधिक होता है, इसीलिए लोहे को जब पानी में डालेंगे तो नहीं तैरेगा, वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। अगला बिंदु है जल को 4 डिग्री ऊपर गर्म करने पर उनके घनत्व में कमी आता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऊपर भी बता चुके हैं, जल का 4 डिग्री पर सबसे अधिकतम क्या होता है, घनत्व होता है, सबसे अधिकतम घनत्व होता है। अब इसके बाद उसको गर्म करेंगे तो उसका घनत्व में क्या आएगा, कमी आएगा, ठीक है, और घनत्व में कमी आएगा। इस कारण जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मान लीजिए, तो 100 डिग्री हो गया मतलब घनत्व बहुत ही कम हो गया, तो घनत्व जब बहुत कम हो जाएगा तो शरीर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डूब जाएगा। अगला बिंदु है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बने जहाज पानी पर तैरता है, ठीक है। तो देखिए सुई जो होता है दोस्तों वो डूब जाएगा, लेकिन लोहे से बना जो जहाज है वो पानी पे तैरता है, ठीक है। क्यों तैरता है, क्योंकि सुई के द्वारा जो पानी हटाया जाएगा उसका जो द्रव्यमान है कम है, लेकिन लोहे से बना जो जहाज होगा उसके द्वारा जो पानी को हटाया जाएगा उसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है, ठीक है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। तो सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है वह लोहे के मुकाबले अगर देखेंगे तो क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए सुई जो होगा डूब जाएगा, क्योंकि इसका आपेक्षिक घनत्व अधिक है, लेकिन लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो है क्या है, कम है, इसलिए वो तैरेगा। अगला पॉइंट है बादल का घनत्व समान आयतन के सूखी हवा से कम होती है, ठीक है। तो बादल का जो घनत्व होता है वो सूखी हवा से कम होता है उसका घनत्व, इसलिए बादल जो होते हैं वायुमंडल में क्या होता है, तैरते हैं। दोस्तों इस तरह जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए उन सारे तथ्यों को यहाँ पे हम रखे हैं। अब हम लोग इस पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो किसी भी पदार्थ का दोस्तों ध्यान रखेंगे उसका मात्रा अगर आप बढ़ाइएगा, ठीक है, उसका लंबाई बढ़ाइए, मोटाई बढ़ाइए, चौड़ाई बढ़ाइए, ठीक है, उसके घनत्व पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि यह जो होता है एक अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, ए 0 डिग्री से, बी 4 डिग्री से, सी 50 डिग्री से, डी 100 डिग्री से। तो दोस्तों पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किस पे अधिकतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं, कौन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व होता है, ए 373 केल्विन पर, बी 273 केल्विन पर, सी 277 केल्विन पर, डी 269 केल्विन पर। तो दोस्तों 4 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 273 इसमें जोड़ दीजिए तो केल्विन में आ जाएगा, कितना आएगा, 277 केल्विन। तो 77 केल्विन पर पानी का जो घनत्व होता है सबसे अधिकतम होता है, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ए ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में
कम होने के कारण, बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, डी पारा पानी से भारी है। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से क्या होता है, अधिक होता है, जबकि पारे की तुलना में लोहे का जो घनत्व होता है क्या होता है, कम होता है। तो पारा में क्या होगा, तैरेगा, जबकि पानी में डूब जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि ए ऑप्शन है सुई की नोक नुकीली होती है, बी जहाज सपाट होता है, सी जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, डी सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुई का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ए वह कुछ ऊपर उठता है, बी वह कुछ नीचे जाता है, सी वह उसी तल पर रहता है, डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन है ए समुद्री जल नमकीन होता है, बी समुद्री जल गहरा होता है, सी समुद्री जल भारी होता है, डी समुद्री जल हल्का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समुद्री जल नमकीन होता है। तो समुद्री जल नमकीन का मतलब समुद्र में बहुत सारे नमक होते हैं, इसके कारण समुद्र का घनत्व जो है बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, और इसलिए इसमें तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, ए ताप, बी वेग, सी दाब, डी घनत्व। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घनत्व। तो बादलों का जो घनत्व होता है, ठीक है, वायु की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए बादल जो होते हैं वो तैरते हैं वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो दोस्तों समुद्र में कोई भी बर्फ़ को अगर आप डालिएगा तो उस समुद्र का जो घनत्व है अधिक होता है, और इस कारण जो उसका बर्फ़ का जो भाग होता है वो कितना डूबा रहेगा, तो वो डूबा रहेगा 9/10 भाग डूबा रहेगा, और सतह के ऊपर कितना भाग रहेगा, तो 1/10 भाग ऊपर रहेगा। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही होगा, डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ए शरीर डूब जाएगा, बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, डी अधिक आसानी से तैरेगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, शरीर डूब जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो आयतन होता है, जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, और इससे अधिक ताप देंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, और इस कारण शरीर जो है डूब जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और दोस्तों प्लीज़ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आपका साइंस का लेवल बहुत बेस्ट हो जाए, और कम समय में आप अपने साइंस के लेवल को इतना अच्छा कर लें कि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।